Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग, वो है बॉन्ड एनर्जी या बंधन ऊर्जा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बंधन ऊर्जा क्या है या बॉन्ड एनर्जी किसे बोलते हैं। साथ ही ये जो आपका चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, इसके अंतर्गत हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है इसको देखा और इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने देखा। साथ ही जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, इसको भी हमने देखा। अब आज जो देखने वाले हैं वो है बंधन ऊर्जा। तो हमने जैसा कि पहले भी आपसे कहा है कि यह चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन है ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि गूढ़ विषय को इंगित करता है। मतलब कि अब जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उस रिएक्शन केमिकल जो रासायनिक अभिक्रिया है उस केमिकल रिएक्शन में जो ऊर्जा परिवर्तन है या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो उनकी अभिक्रिया के होने के दौरान जो उनके ऊर्जा स्तर की बात करता है, उनके ऊर्जा में परिवर्तन की बात करता है, उनके ऊर्जाओं को टूटने की बात करता है, उनके ऊर्जाओं को बाहर मुक्त करने की बात करता है या फिर उस रिएक्शन के द्वारा उष्मा को, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का, अपने अंदर जो है कह सकते हैं कि अवशोषित करने का बात करता है। ये सारी चीज़ें जो है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊर्जा परिवर्तन में आता है। तो इसमें जैसे आपका टॉपिक ही है कि बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी क्या है। तो अब बंधन की जो बात हो रही है तो आप साधारण तौर पर समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर बंधन की बात हो रही है तो क्या बात हो रहा है। उसके अंदर जब रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो दो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के एटम उसमें भाग लेते हैं, उसके परमाणु आपस में भाग लेते हैं और वह जो है बंधन ऊर्जा बनती है या फिर बंधन ऊर्जा टूटती है। हम अलग एनर्जी डाल करके उसको तोड़ते हैं, बहुत तरह की चीज़ें उसके अंदर आती है। तो इसी में आपका एक मोड है बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा देखते हैं। तो किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में, अब देखिए एक मोल का मतलब तो आपको मालूम ही होगा जब भी आप पढ़ते हैं एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और यहाँ अगर आप इसका यूनिट बोलिएगा तो यहाँ कण लिखाता है, पार्टिकल, यह जो है कण। मतलब कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण होते हैं। अब यह जो अब एक मोल हम किसी भी चीज़ का लेंगे तो उसके अंदर जो कणों का नंबर ऑफ कन्स होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे, है ना। तो अब अगर आप मोल को लिखिएगा कि मोल क्या है, थोड़ा सा हम इसको बोल देते हैं तब आगे बढ़ेंगे। मोल क्या है तो देखिए किसी तत्व के परमाणु भार में, किसी तत्व के परमाणु भार में, किसी तत्व के परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या होती है, लिख सकते हैं संख्या होती है। अब देखिए यहां से भी मोल का परिभाषा आपको मिलेगा, किसी तत्व के परमाणु भार में। अब जो परमाणु भार होते हैं उस परमाणु भार में परमाणुओं की जो संख्या होती है वह मोल कहलाती है। और मोल का जो मात्रक होता है ना, मोल का अगर यूनिट की बात करें कि मोल का मात्रक क्या होता है तो यह किलो जूल प्रति मोल। यह अगर इसकी अभी हम इसमें आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको मात्रक मिलेगा। पहले अब हम यहाँ से जो हम मोल लिखने का मतलब था कि इसको समझना कि किसी पदार्थ के एक मोल में, तो किसी पदार्थ के एक मोल का मतलब हो गया कि किसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण। तो हम इसको बोलते हैं किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर, इसमें जितने बंधन हैं सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहते हैं।
ये परिभाषा आपने देखा। अब इसको समझते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल हम नहीं बोलेंगे, किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कण में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर इस 6.022 इंटू 10⁻23 इस कण में नंबर ऑफ जो आपका पार्टिकल दिखा रहा है, जो कण दिखा रहा है, इस कण में उपस्थित है ना सभी बंधन। अब इस कण में जितना भी बंधन उपस्थित है, किस कण में 6.022 इंटू 10⁻23 कण में जितना बंधन मौजूद है, इन बंधनों को तोड़कर अणुओं को, इन बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब यह जो बंधन टूटेगा, इस बंधन को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने का, इसमें क्या होगा, अणु को परमाणु में परिवर्तित करना होगा, है ना। तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगा, है ना, के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ का क्या बोलेंगे, बंधन। आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी पदार्थ का अगर 6.022 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है और इस कण में जितने भी बंधन मौजूद हैं, उन बंधनों को तोड़कर, है ना, उनके अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना, के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ है, उसका हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है, इसको 1 मोल बोलते हैं। और इस पदार्थ के 1 मोल में जितना भी बंधन है ना, इसके सभी बंधनों को तोड़ना है और इस बंधन को तोड़ करके जो इसके अणु है, इसके अणु को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वह जो है उस पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहलाएगा। अब हम एक उदाहरण के तौर पर एक बात समझने का प्रयास करते हैं। बंधन ऊर्जा को अगर समझना चाहते हैं तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसका नाम है ए कोई पदार्थ है और ए पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 कण, ए पदार्थ का, ए मान लीजिए कोई पदार्थ है, ए पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कण में है ना, कण में उपस्थित सभी बंधनों को, अब इस कण में ए पदार्थ के जो इतने कण हैं और इस कण में जो बंधन है ना, इसके सभी बंधन, इनके सभी बंधनों को तोड़कर इनके अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित, यह जो ए पदार्थ के अणु है जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 कण में मौजूद हैं, जो भी बंधन है, उन बंधन अर्थात उन अणुओं को तोड़कर उनको परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी, वह क्या कहलाएगी, ए पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहलाएगी। साफ परिभाषा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ का बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि ए नाम का कोई पदार्थ है, इसका अगर 6.022 10⁻23 कण है, इस कण में जो बंधन ऊर्जा मौजूद है, इस बंधन ऊर्जा को तोड़ेंगे और इसको तोड़ने के लिए इसके अणु को परमाणुओं में परिवर्तित करना होगा। और इतना कण को या 1 मोल पदार्थ के 1 मोल कण को तोड़कर उनके अणुओं को जो परमाणुओं में परिवर्तित करेंगे, तो उनके लिए जितनी ऊर्जा हमें आवश्यकता होगी, वह उस पदार्थ की बंधन ऊर्जा कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरे शब्दों में, एक तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, दूसरे शब्दों में मुक्त परमाणुओं के बीच, जो परमाणु है, मुक्त परमाणुओं के बीच परस्पर संयोग कराकर, अब मुक्त अलग अलग परमाणु है, उसमें परस्पर संयोग कराकर किसी पदार्थ के 1 मोल में सभी बंधनों का निर्माण कराने पर, 1 मोल में सभी बंधनों का निर्माण कराने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे उस पदार्थ की बंधन ऊर्जा कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा उसी बात को जो है अलग करके लिखा। दूसरे शब्दों में क्या लिखा कि मुक्त परमाणुओं के बीच, अलग अलग जो है परमाणु है और मुक्त परमाणुओं के बीच परस्पर संयोग कराकर, है ना, मुक्त परमाणुओं के बीच परस्पर संयोग कराकर किसी पदार्थ के 1 मोल में, परस्पर परमाणुओं जो मुक्त हैं, उन मुक्त परमाणुओं को परस्पर संयोग कराया जाए और संयोग करा करके किसी पदार्थ के 1 मोल अर्थात किसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कण में सभी बंधनों का निर्माण कराने पर
अब इसमें क्या बोल रहा है, सभी बंधनों का निर्माण कराने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे उस पदार्थ की बंधन ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ का अगर इतना कण है तो इतने कण को, है ना, इतने कण के बंधनों के निर्माण करने के लिए, इतने कणों के बंधनों का निर्माण करने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे उस पदार्थ की बंधन ऊर्जा कहते हैं। वही क्या है, उसका बॉन्डिंग एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहलाता है, अर्थात कि वह उसका बंधन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इसी परिभाषा को आपने दूसरे शब्दों में देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बंधन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल, है ना, बंधन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। यह जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या कि बंधन ऊर्जा को किस में डिनोट करते हैं, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल में बंधन ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। देखिए किलो जूल इसलिए हो रहा है ना, और प्रति मोल इसलिए हो रहा है क्योंकि बंधन ऊर्जा जो है वो एक मोल या कह सकते हैं एक मोल की मात्रा पर ही वह डिफाइन हो रहा है बंधन ऊर्जा, इसलिए मोल तो होना स्वाभाविक है। तो किलो जूल का मतलब हुआ आप जो ऊर्जा को डिनोट करते हैं तो वह किलो जूल में होता है। तो किलो जूल प्रति मोल मतलब एक मोल में, या कह सकते हैं कि प्रति मोल पर किलो जूल, तो किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है किसको, बंधन ऊर्जा को। बंधन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर किलो जूल प्रति मोल इसलिए हुआ क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो बंधन ऊर्जा है यह क्या होती है कि किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित जो आप कह सकते हैं बंधन है, तो उस बंधन, है ना, बंधन को तोड़कर उसके अणु को परमाणु में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आपकी बंधन ऊर्जा है। इसलिए बंधन ऊर्जा जब भी डिफाइन होगी तो वह प्रति मोल पर परिभाषित होगी, और किलो जूल है यह आपका ऊर्जा का मात्रक है। तो रासायनिक या बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट होगा वह किलो जूल प्रति मोल होगा, किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। अब यहां से 4 पॉइंट है और चारों को समझना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। पहला, बंधनों का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बंधन का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कहीं भी बॉन्डिंग बनी हुई है एटम्स की, परमाणुओं की, तो उस बंधन को तोड़ना, बंधनों का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, जबकि बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हमको यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया जान रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जान रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम ये आशा करते हैं कि आपने हमारी पहले की वीडियो देखी है, उसमें अच्छे से हमने इसको बताया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जो ऊष्मा का ग्रहण करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जो ऊष्मा बाहर मुक्त करती है। तो यहाँ पर बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अर्थात बंधन टूट रहा है, इसका मतलब जो बाहरी जो ऊष्मा है उसको गैन किया गया है, ऊष्मा का अवशोषण किया गया है, तो बंधन टूट रहा है। बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जबकि बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ दो चीज है, एक है आपका टूटना और एक है आपका निर्माण। जब बंधन टूटेगा तो वो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी, और जब बंधन का निर्माण होगा तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। जब बंधन का निर्माण होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जब बंधन टूटेगी तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। तो बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जबकि बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब बंधन बनेगा तो ऊष्मा बाहर मुक्त होगी और वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और जब बंधन टूटेगा तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, इसलिए वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। चलिए दूसरा पॉइंट पर आते हैं। किसी पदार्थ में उपस्थित कुछ बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। क्या बोला? किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधन की ऊर्जा, कोई भी पदार्थ है ना, उस पदार्थ में उपस्थित जो कुल बंधन है, तो किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? उस पदार्थ की ऊर्जा बोलते हैं, अर्थात उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। जो भी किसी पदार्थ में उपस्थित जो कुल बंधन की ऊर्जा होगी, जो बॉन्डिंग एनर्जी होगी, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। यदि नए बंधनों के निर्माण, थोड़ा सा समझिएगा, तीसरा चौथा पॉइंट थोड़ा समझिएगा। यदि नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है।
यदि नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा, पहला जो नए बंधन है, यदि नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा, मतलब कि अगर नया बंधन है तो नया बंधन के निर्माण के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा मुक्त हुई, वह ऊर्जा यदि पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से, पुराने बंधन को तोड़ने में जो आवश्यक ऊर्जा हुआ उस ऊर्जा से अधिक है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया होगी तो इसका मतलब है कि बाहर जो है ऊर्जा, ऊष्मा जो है मुक्त होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को मुक्त करे या ऊर्जा को मुक्त करे। तो अगर नया बंधन के निर्माण के फलस्वरूप जो मुक्त ऊर्जा है वह पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है, मतलब जो पुराना बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, जो पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, अगर उससे ज्यादा ऊर्जा नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त हो रही है तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। देखिए हमने क्या कहा कि पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अब जो पुराना बंधन है अगर हम उसको तोड़ना चाहते हैं तो पुराने बंधन को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उससे अगर नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा अधिक हो गई है ना, नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा अगर उससे ज्यादा हो गई तो वह क्या होगा, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और अगर इसका उल्टा देखिए, अगर अभी हम इसको समझाएंगे बेहतर ढंग से, यदि बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। अब यहाँ पर ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों का ही बात किया गया है। थोड़ा सा हम इसको एक बार आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है थोड़ा सा लेंदी है, मतलब कि डिफिनेशन थोड़ा सा ये है। चलिए क्या बोला, देखिए यहाँ है आपका नए बंधन या नया बंधन, लिखिए इसको, है ना, ये नया बंधन है और यहाँ है आपका पुराना बंधन, पुराना बंधन, ठीक है। तो नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप इसके निर्माण में, नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप, है ना, मुक्त ऊर्जा, नए बंधन के निर्माण फलस्वरूप, नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, ठीक है। और यहां है आपका पुराने बंधन को तोड़ने के लिए, है ना, यहां लिखिए पुराने बंधन को तोड़ने के लिए, है ना, पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है ना, से आवश्यक ऊर्जा से कम होती है तब वह। अब यहां पर देखिए यहां दो तरह का ऊर्जा है, एक है आपका नया बंधन ऊर्जा और एक है पुराना बंधन ऊर्जा। तो नया बंधन ऊर्जा, है ना, नया बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधन के तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है। अगर जो नया बंधन का निर्माण का ऊर्जा है ऊपर वाला, ये अगर अधिक है ना, ये अधिक है और पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है, ये कम है, मतलब ये डाउन है। मतलब कि अगर आपका जो नया बंधन बना हुआ है, नया बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ज्यादा है और जो आपका पुराना बंधन है, पुराना बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इसकी अपेक्षा कम है, तो यह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्या है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। अगर नया बंधन के निर्माण के फलस्वरूप जो मुक्त ऊर्जा है वह ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, पुराना बंधन को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसकी अपेक्षा वह ज्यादा है, कौन, नया बंधन का ऊर्जा, तो वह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अगर इसी में उल्टा कर दीजिएगा कि यदि नई बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है ना, अगर ये ज्यादा है
तो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया कि नया बंधन के निर्माण में जो मुक्त ऊर्जा है वह पुराने बंधन के तोड़ने की अपेक्षा ज़्यादा है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन इसको जैसे ही उल्टा देंगे क्या कि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा, नए बंधन के निर्माण में जो मुक्त ऊर्जा है वह पुराने बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम है। इसका मतलब है क्या, ये वाला कम हो गया और ये वाला ज़्यादा हो गया। मतलब पुराने बंधन को तोड़ने में जो है ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है और नए बंधन के निर्माण में ऊर्जा, नए बंधन के निर्माण के फलस्वरूप जो मुक्त ऊर्जा हुई है ना, तो तोड़ने के लिए ऊर्जा से कम होती है, तो वह आपका रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा, यहाँ पर अगर आप मुक्त ऊर्जा ज़्यादा हो गया, नया बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ज़्यादा हो गई और पुराना बंधन तोड़ने की आवश्यकता ऊर्जा कम हो गई, तो यह आपका ऊष्माक्षेपी है। लेकिन जैसे ही इसको उल्टाइएगा कि पुराना बंधन तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज़्यादा हो गया और नया बंधन के निर्माण फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा कम हो गई, तो यह आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऊष्माशोषी हो जाएगा, है ना। तो यह है आपका ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक दो बार हम इसको और करवा देते हैं, है ना। तो इसी में दोनों ही चीज़ है। अगर नया बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ज़्यादा है और पुराना बंधन तोड़ने की आवश्यक ऊर्जा से कम है और वह ज़्यादा है, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। लेकिन जब पुराना बंधन तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज़्यादा हो जाए और नया बंधन के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा कम हो जाए, तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। बस इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो यह चारों ही पॉइंट जो आपका बंधन ऊर्जा का है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा क्या है मित्र कि इसमें जो है यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा और थोड़ा सा घनचक्कर जैसा लगता है। लेकिन मूल रूप से बात सिर्फ इतना है कि अगर यदि नया बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा हो गया टूटने वाले पुराने बंधन से, तो वह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। और अगर यदि नया बंधन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा कम हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, पुराने बंधन, है ना, पुराने बंधन तोड़ने आवश्यक ऊर्जा से अगर यह कम हो गया, ऊपर वाला कम हो गया, नीचे वाला ज़्यादा हो गया, तो यह आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का मुख्य कारण है कि नया बंधन का निर्माण होगा और इसके फलस्वरूप अगर मुक्त ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो आप जानते ही हैं कि वह ऊष्माक्षेपी होगा। और अगर इसका उल्टा हो गया कि नया बंधन निर्माण में जो फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा था वो कम हो गया और पुराना बंधन तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज़्यादा हो गया, तो वह ऊष्माशोषी होगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, है ना। इसलिए वह जो है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो जो बंधन ऊर्जा था रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन के अंतर्गत, आज हम लोग इसको देख लिए। आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।